हेलो, और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और सेफ होंगे। चलिए, आज हम लोग एक नए टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं और करंट इकोनॉमी का एक नया टॉपिक ले रहे हैं। जैसा कि पिछले कुछ समय से काफ़ी स्टूडेंट्स ये बार बार पूछे, सर इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट होगा, इकोनॉमी में आम नागरिकों पर कैसा असर पड़ेगा, इसकी बात कर ली जाए। और जो भी वर्तमान में वित्तीय मुश्किलें हैं उससे हम कैसे निकल पाएंगे, इसकी भी चर्चा करेंगे। तो आज तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो आम नागरिकों पर बोझ पड़ रहा है वो इस आर्थिक संकट से किस प्रकार से उबर सकते हैं। तो दो बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहले तो ये कि ऐसे इकोनॉमिक क्राइसिस में हम अपनी बचत को कैसे बचाएं, साथ ही साथ इस आर्थिक संकट में हम कैश को कैसे डेवलप कर सकते हैं, या हम इस आर्थिक संकट में अपनी नकदी की समस्या को कैसे दूर कर सकते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे आरबीआई की रिपोर्ट्स की बात करेंगे। मेरे पास आरबीआई की रिपोर्ट्स है, सरकार के कुछ आंकड़े भी हैं, शेयर मार्केट की चाल किस प्रकार से लगातार नीचे की तरफ गई है इस लॉकडाउन में, इसकी भी चर्चा करेंगे। साथ साथ प्रवासी मजदूरों की समस्याएं घटने के बजाय लगातार इस आर्थिक संकट में बढ़ती जा रही हैं, उस पर भी कुछ बिंदु हैं, उसकी बात करेंगे। एसबीआई ने कुछ स्टेप्स लिए हैं, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कुछ रिपोर्ट्स हैं, उसका भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। और आज का जो टॉपिक है वो है स्मार्ट मनी। आप देख सकते हैं टॉपिक का नाम है स्मार्ट मनी। स्मार्ट इसलिए कि हम किस प्रकार से इस आर्थिक संकट में स्मार्ट होते हुए अपने धन की सुरक्षा कर सकते हैं, या जिनके पास धन नहीं है वो धन की उगाही कर सकते हैं। तो कौन कौन से बिंदुओं पर विशेष चर्चा होगी उसको मैं एक बार बता दूं कि पहले हम लोग बात करेंगे कैसे बचाएं बचत, और लगातार जो बाज़ार में रिटर्न्स घट रहे हैं, बैंक्स अपने अपने बचतों पर रिटर्न्स को हटा रही है, इंटरेस्ट रेट घटा रही है, वैसा क्यों हो रहा है। साथ साथ जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनकी भी अपनी समस्याएं हैं, जो पेंशनधारी हैं उनकी अपनी समस्याएं हैं, उसको भी लेकर के भी बहुत सारे आंकड़े हैं मेरे पास। फाइनेंशियल एडवाइजरी की रिपोर्ट भी है, और फिर शेयर मार्केट का जो डायनेमिक सिचुएशन है उसको लेकर के हम लोग बात करेंगे। संकट में किस प्रकार से हम लोग नकदी की समस्या से पार पा सकते हैं, इसकी चर्चा करेंगे। और जो एक शब्द बहुत चर्चा में रहा है इस पूरे कोविड-19 में, मॉरेटोरियम, तो हम लोग मॉरेटोरियम की बात करेंगे कि मॉरेटोरियम क्या होता है, किस प्रकार से वर्क करेगा। तो सरकारी सुझावों की भी बात करेंगे, यानी सरकार ने किस प्रकार से आरबीआई के जरिए मॉरेटोरियम को इम्प्लीमेंट करने की बात करी, और साथ साथ सरकार के जो सुझाव हैं ईपीएफ और पीपीएफ से आप कैसे धन निकाल सकते हैं, सरकार कैसे लोन देगी, एनपीएस खाते के जरिए आप कैसे लोन ले सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट के बदले क्या कर्ज लेना सही होगा, या ऐसे समय में क्या सोने को गिरवी रख करके आप धन जुटा सकते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में लगभग 60% की जो आबादी है वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, यानी भारत का जो 60% जनसंख्या है वो गांव में ही रहता है। तो गांव की स्थिति की बात करेंगे और शहरों की स्थिति की बात करेंगे, क्योंकि जैसा कि ये बिल्कुल फिक्स है कि जो मॉडर्न इकोनॉमी का ट्रेंड है, यानी हम आधुनिक अर्थव्यवस्था की बात करें तो अब कोई इमरजेंसी पीरियड के लिए या फिर आपात निधि के रूप में पैसे नहीं रखता है। जो भी लोग पैसे कमाते हैं वो कहीं ना कहीं खर्च हो जाते हैं। इंडियन इकोनॉमी का शेप इसलिए भी बड़ा हो सका क्योंकि लोगों ने तेज़ी से खर्च भी किए हैं। यानी अगर हम 1947 से लेकर के 1991 की इकोनॉमी का कंपैरिजन 1991 से अप टू नाउ का करें तो 1991 से पहले लोगों की परचेजिंग पावर कम थी, लोग बचत में ज़्यादा विश्वास करते थे और कम ही खर्च करते थे। लेकिन अब सिनारियो बदल चुका है, लोगों के पास पैसा आता है, वो उसे बचाने के बजाय खर्च करते हैं। और शायद अर्थशास्त्र के कीन्स के सिद्धांत में यही सही भी है कि आप तेज़ी से जिस इकोनॉमी में खर्च करते हैं वो इकोनॉमी तेज़ी से आगे बढ़ जाती है। और ये खर्च करने के संदर्भ में बैंकों का भी काफ़ी योगदान है। डिमांड बढ़ी और डिमांड बढ़ने से कहीं ना कहीं इकोनॉमी का जो डायनामिसिटी है या इकोनॉमी की गतिशीलता है वो तेज़ी से बढ़ जाती है। चलिए हम लोग अपने इस क्लास की शुरुआत एक एग्जाम्पल के जरिए करते हैं। जैसा कि आप टॉपिक देख रहे हैं स्मार्ट मनी, और इसकी शुरुआत हम एग्जाम्पल के जरिए करते हैं जिसमें एक व्यक्ति रिटायर होता है और लगभग 24 लाख रुपए रिटायरमेंट के बाद जो फंड होता है उसको मिलता है। और उसने 24 लाख रुपए अपने बैंक में एक एफडी करा लिया, यानी उसने 24 लाख की एफडी करा लिया, जिसके इंटरेस्ट के फलस्वरूप
उसको लगभग 16,000 रुपये महीने मिल रहे हैं, यानी उसको इंटरेस्ट के फलस्वरूप 16,000 रुपये महीने मिल रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये कोविड-19 की स्थिति पैदा हुई और इकोनॉमिक स्लो डाउन शुरू हुआ तो उसके रेट्स कम हो गए, यानी एफडी पर जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा था वो कम हो गया और रेट कम हो करके उसको लगभग 16,000 की बजाय 13,500 रुपये मिलने लगे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो रेट्स पहले ज़्यादा थे वो रेट्स क्या हो गए, कम हो गए। इससे क्या हुआ, उसकी जो खर्च की क्षमता थी वो भी क्या हो गई, घट गई। यह स्थिति कमोबेश पूरे देश में है, यानी कहीं ना कहीं से सारे बैंक्स अपने फिक्स डिपॉजिट्स पर या सेविंग्स पर रिटर्न को लगातार कम ही कर रहे हैं। लेकिन क्या ऐसा करने से भारतीय अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ेगा या भारतीय अर्थव्यवस्था इससे निकलने की कोशिश कर सकेगी, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। कोविड-19 की मार पूरी इकोनॉमी में आम नागरिकों पर सबसे ज़्यादा पड़ी है। या हम देखें कि कोविड-19 से जो इकोनॉमिक बर्डन बढ़ा है उसमें आम नागरिक तेज़ी से परेशान हुए हैं। तो हम सवाल ये करना चाह रहे हैं कि क्या हम अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या हम बचतों पर रिटर्न को कम करके या फिक्स डिपॉजिट पर रिटर्न को कम करके तेज़ी से इकोनॉमी को प्रोग्रेस कर सकेंगे? तो मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं। अगर हम इकोनॉमी में लिक्विडिटी को कंट्रोल करते हैं या कैश को कम करते तो उससे इकोनॉमी आगे बढ़ नहीं पाएगी। एक रिपोर्ट मेरे पास है, इसको आप ध्यान से समझिए और नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए। लेडर 7 फाइनेंशियल एडवाइजरी रिपोर्ट ये है कि यह समय निश्चित रूप से उन लोगों के लिए बहुत ही कष्टकारी है जिनके पास पहले से कोई बचतें नहीं हैं या जिनके पास सेविंग्स हैं, उन पर जो रिटर्न्स घट रहे हैं उनके लिए एक समस्या है। आइए देखते हैं आरबीआई की एक रिपोर्ट। चलिए देखते हैं। आरबीआई की रिपोर्ट है मेरे पास, उस रिपोर्ट से हम लोग कुछ आंकड़ों को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आरबीआई ने अब तक यानी लॉकडाउन से लेकर के अब तक 2.5% की कटौती कर चुका है, यानी अपनी जो पॉलिसी रेट से उसमें उसने जो कटौती किया है वो 2.5% है, यानी जो पहले 6.5% थे वो कितने हो गए, घट करके 4% हो गए हैं। चलिए, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एफडी पर भी ब्याज दरें पिछले 2 महीने में 4 बार घटा दी हैं। आप ध्यान से समझ सकते हैं कि आरबीआई और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो जमाएं हैं वो लगातार घट रही हैं, यानी आरबीआई पिछले कुछ महीनों में 2.5% के पॉलिसी रेट्स कट कर चुकी है और एसबीआई ने भी सावधि जमा पर रेट्स को काफ़ी कम कर दिया है। आप ध्यान से समझ सकते हैं कि एसबीआई के जो एफडी पर रेट्स थे वो 6 जनवरी, आप ध्यान समझ सकते हैं कि एसबीआई के रेट्स जो 1 जनवरी 2020 को थे वो 6.28% थे और ये 6.28% से घट करके 27 मई 2020 को 5.1% हो गए। यानी आप ऐसे देखेंगे तो 1.18% का जो डिक्रीज़ हुआ है वो एक हैरानी भरा कदम है। यानी आप कह सकते हैं कि लगातार एसबीआई ने अपने फिक्स डिपॉजिट पर रेट्स को घटाया है। इस प्रकार से नीचे हम लोग देख सकते हैं कि सीनियर सिटीजन के लिए ब्याज दर 1% कम हुई है और बचत खाते पर भी लगभग 2.75% ब्याज सालाना कम हुई है। आप ध्यान से इसको देख भी सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और समझ सकते हैं। और बात की जाए तो सीनियर सिटीजन की जो सेविंग स्कीम थी, जहां पर जनवरी 2020 से लेकर के 31 मार्च 2020 तक 8.6% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा था, वहीं 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 30 जून 2020 तक के लिए यह रेट घट करके 7.4% हो गई है। अगर हम मासिक आय योजना की बात करें तो जहां पर यह रेट 7.6% की दर से मिल रहा था, वहीं वर्तमान में यह 6.6% का हो गया है। इसी प्रकार से अगर हम लोग अन्य छोटी बचत योजनाओं की बात करेंगे तो राष्ट्रीय बचत पत्र यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स पर जहां 7.9% का इंटरेस्ट रेट सालाना मिल रहा था, वहीं अब 6.8%। इसी प्रकार से हम लोग अन्य छोटी बचत योजनाओं की बात करेंगे तो जहां राष्ट्रीय बचत पत्र पर 1 जनवरी 2020 से 31 मार्च 2020 तक 7.9% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा था, वहीं अब ये रिटर्न की दर घट करके 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2020 तक मात्र 6.8% हो गई है। इसी प्रकार से हम पब्लिक प्रोविडेंट फंड की बात करें यानी पीपीएफ की बात करें तो जहां पर ये 7.9% था, वहीं घट करके अब ये 7.1% हो गया है। तो सरकारी योजना सुकन्या समृद्धि योजना की बात करें तो 1 जनवरी 2020 से लेकर के 31 मार्च 2020 तक
इसका जो रिटर्न था वो 8.4% था, जबकि 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2020 तक ये रिटर्न घट करके 7.6% हो गया। इसी प्रकार से अगर हम लोग KVP की बात करें, किसान विकास पत्र, जिसमें जनवरी 2020 से लेकर के मार्च 2020 तक 7.6% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा था, वहीं अभी ये घट करके 6.9% हो गया है। एक महत्वपूर्ण बिंदु आप लोग और नोट कर लीजिए कि जो परिपक्वता अवधि किसान विकास पत्र की पहले 113 महीने हुआ करती थी, उसे बढ़ा करके 124 महीने कर दिया गया है। ये भी एक प्रकार से रिटर्न का कम होना ही है। यानी आप ऐसे समझिए कि जो चीज़ आपको पहले 6 महीने या साल भर में मिल जाती थी, वो उसको बढ़ा करके अब 1.5 साल या 2 साल कर दिया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार ने रिटर्न्स को तो कम किया ही किया, साथ साथ मैच्योरिटी पीरियड को भी बढ़ा करके आगे कर दिया है। तो इस प्रकार देखा जाए तो पिछले 4 महीने से लगभग चाहे वो सरकारी योजनाएं हों या भारत के सभी बैंकों के इंटरेस्ट रेट हों, ये सभी घट गए हैं। चलिए हम लोग एक और रिपोर्ट की बात करते हैं कि ये रिपोर्ट कहती है कि प्रति वर्ष जो FD पर रिटर्न्स मिलती है, वो रिटर्न्स तो ठीक है, लेकिन वो रिटर्न्स पर जो टैक्स लग जाता है उससे जो रियल रिटर्न होता है वो कम हो जाता है। एक उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए कि बैंक FD या छोटी बचत योजनाओं पर जो मिलने वाला रिटर्न है, उसे प्राप्त करने वाला कोई खाता धारक अगर 20 या 30% की टैक्स स्लैब में आता है, या ऐसे समझिए FD पर रिटर्न 6% है और जो टैक्स पेयर है या जो उस टैक्स स्लैब में आ रहा है वो 30% की टैक्स स्लैब में आ रहा है, तो ऐसे में उसका असली रिटर्न हुआ 4.2%। और अगर महंगाई 6% है तो उसको और घटा लीजिए। इस तरीके से देखा जाए तो वर्तमान में चाहे FD हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो या शेयर मार्केट हो, सब पर आपको रिटर्न्स कम ही मिल रहा है। तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए? एक तो समस्या ये है कि आपको रिटर्न कम मिल रहा है, दूसरा ये है कि महंगाई भी तेज़ी से बढ़ रही है, यानी महंगाई का भी प्रतिशत तेज़ी से बढ़ रहा है। तमाम क्षेत्रों में महंगाई मिल रही है। उसके कई कारण हो सकते हैं। पहला तो ये है कि असंगठित क्षेत्रों में चूँकि श्रमिक अब अपने अपने घरों को चले गए, तो जो श्रमिक बचे भी हैं तो वो अब महंगी यानी अपने मजदूरी को महंगा करके मांग रहे हैं। यदि ये समस्या है तो हमेशा अपना इन्वेस्टमेंट यानी जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में करते हैं उन्हें पोर्टफोलियो के एक ग्रोथ एसेट में लगाना चाहिए। यहाँ ग्रोथ एसेट का मतलब ऐसे निवेश विकल्प से है जहाँ मध्यम यानी जो मिड टर्म कैपिटल होता है, जहाँ मध्यम से लंबी अवधि में 10% से ज़्यादा रिटर्न मिल रहा हो। एक सवाल ये भी है कि वर्तमान में जो भारत में सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए क्या स्थितियाँ हैं। तो टैक्स एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट की अगर हम लोग बात करें तो सीनियर सिटीजन अपने पैसे को 3 हिस्से में बांट सकते हैं। यानी वो सुझाव देते हैं कि सीनियर सिटीजन अपने पैसे को 3 हिस्से में बांट सकते हैं। पहले हिस्से में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में लगाएं, दूसरे को RBI के बॉन्ड में लगा सकते हैं और तीसरे को प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में लगा सकते हैं। यानी ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जो सीनियर सिटीजन है सेविंग स्कीम में अपना पैसा लगाएं, RBI के बॉन्ड में लगाएं और प्रधानमंत्री वय वंदन योजना में भी लगा सकते हैं। तो आप ध्यान से सुनिए, पहला सेविंग स्कीम, दूसरा RBI के बॉन्ड और तीसरा सरकार की योजनाएं वय वंदन योजना। इस प्रकार से अगर हम तीनों स्कीम को जोड़ेंगे तो लगभग 7 से 7.5%, 7 to 7.5% का जो औसत प्रतिशत है रिटर्न का वो निकल करके आ जाएगा। अगर हम शेयर मार्केट की चाल को देखें तो शेयर मार्केट की चाल भी कुछ खास अच्छी नज़र नहीं आ रही। इसको आप यहाँ से देख सकते हैं कि शेयर मार्केट की चाल भी लगातार गिरती हुई नज़र आ रही है। और आप जनवरी से लेकर के अब तक शेयर मार्केट की चाल देखेंगे तो ये भी अपने आप में एक समस्या ही है। यानी अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो जनवरी 2020 में ये 12,131 यानी 12,131 के बेसिस पॉइंट पर था, जो लगातार घटते हुए 11,640, 9,732, 9,097 और फिर मई के आखिर में ये 9,029 हो गया। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो ये ग्राफ है वो लगातार नीचे की तरफ गिरता हुआ है। इससे भी निवेशकों में विश्वास कम हुआ है। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेशक तो शेयर बाज़ार की चाल को देख करके ही पैसे लगाता है। ऐसे में अगर शेयर बाज़ार लगातार गिर रही है तो इसमें क्या किया जा सकता है? इस प्रकार से अगर हम लोग मोटी मोटी बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था में जब तक लोगों की यानी आम नागरिकों की मांग को नहीं बढ़ाया जाएगा तब तक इकोनॉमी ऐसे ही स्लो डाउन में फंसी रहेगी। और आम आदमियों की या आम नागरिकों की मांग को बढ़ाने के लिए हमें उन्हें सस्ता कर्ज देना होगा। भले ही उसका रिटर्न हम कुछ बढ़ा करके ले, लेकिन हमें सस्ता कर्ज देना होगा। इस प्रकार से सरकार इस तरफ भी सोच रही है कि हम सस्ता कर्ज कैसे दे सकें।
तो यहाँ पे ये बात समझ में आ गया कि हम किस प्रकार से अभी संकट में हैं और आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। ये बात तो उन लोगों की हुई जो शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं या म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए हैं या जिनके पास अपनी कुछ सेविंग्स है, वो किस तरीके से परेशान है। अगर हम ऐसे लोगों की बात करें जिनके पास कोई ऐसा इमरजेंसी फंड नहीं है या जो सीधे सीधे कह सकते हैं कि जो आम नागरिक हैं, डेली कमाता है, डेली खाता है, तो उसकी समस्याएँ इससे ज़्यादा विकट हैं। यानी जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे उसके पास तरलता की कमी हो रही है, कैश कम हो रहा है। अब वो क्या करे? तो ऐसे में आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों ने अपने घर के पड़े सोने बेचना शुरू कर दिया है या जिनके पास पहले से फिक्स डिपॉजिट्स थी उसको बेचना शुरू कर दिया है। तो सवाल ये है, तो क्या ऐसे समय में इन सब तरीक़ों को अपनाना सही है? तो लोग कहेंगे फिर क्या किया जाए? तो चलिए इस पर भी हम लोग कुछ सुझाव की बात करते हैं और सरकार ने जो सुझाव दिए उसकी बात करते हैं कि संकट में कैश को कैसे जुटाया जाए। हालांकि ये मेरा अपना मानना है कि आर्थिक संकट कितना भी बड़ा हो, धन जुटाने के लिए कभी भी घर के सामान को गिरवी रखना ठीक कदम नहीं होता या सोने को गिरवी रखना ठीक कदम नहीं होता है जब तक कि कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी ना हो जाए। तो चलिए से रकम निकालने को लेकर के बात कही है, रिपोर्ट्स मेरे सामने हैं और आप देख भी सकते हैं और इसको नोट भी कर सकते हैं कि सरकार के द्वारा ईपीएफ और पीपीएफ से सुविधा दी गई रकम निकालने के लिए। पीपीएफ के बदले सरकार वर्तमान में कर्ज दे रही है, एनपीएस खाते से भी रकम निकालने की सुविधा दे रही है। यानी जो लोग नेशनल पेंशन स्कीम से जुड़े हुए हैं वे अपने खाते से पैसा निकाल सकते हैं या उस स्कीम के पैसे को कर्ज के रूप में ले सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट के बदले भी आप कर्ज ले सकते हैं और सोने को गिरवी रख करके भी कर्ज ले सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने पहले बताया कि सोने को गिरवी रख कर कर्ज लेना कोई बहुत अक्लमंदी का काम नहीं है। साथ साथ जो लोग शेयर मार्केट में सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज करते हैं या सिक्योरिटीज़ का ट्रांजैक्शन करते हैं या फिर इंटरडे ट्रेडिंग करते हैं, उन सिक्योरिटी के बदले भी कर्ज ले सकते हैं। सरकार ने टॉपअप होम लोन की भी सुविधा किया है और वर्तमान में जो सबसे ज़्यादा चर्चित शब्द है वह है मोरेटोरियम। यानी जिन लोगों ने पहले से ही ऋण ले रखा है तो उनकी ईएमआई को चुकाने में जो सहूलियत दिया है या ईएमआई के भुगतान पर जो रोक लगाया है उसको मोरेटोरियम। तो एक एक करके सारी बात समझते हैं। ईपीएफ और पीपीएफ से रकम निकालने के लिए सरकार ने बताया है कि अगर आप इस समय मुश्किल दिनों में हैं और कोविड-19 के असर को झेल रहे हैं तो आप अपने ईपीएफ की कुल पूंजी का 75% निकाल सकते हैं या 3 महीने की अपनी तनख्वाह को एक साथ ले सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ दोनों में से जो भी कम होगा उसकी सहूलियत होगी आपको निकालने की। चाहे आप ईपीएफ से 3 महीने की आप तनख्वाह ले लीजिए या फिर टोटल जो ईपीएफ अमाउंट है उसका 75% ले लीजिए। अब सपोज करिए कि अगर आपकी नौकरी भी चली गई है इस कोविड-19 में, तो नौकरी जाने के 2 महीने के बाद आप ईपीएफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपना पैसा निकाल सकते हैं। सरकार ने सुविधा दे दी है। अगर हम लोग सार्वजनिक भविष्य निधि खाते की बात करें या पब्लिक प्रोविडेंट फंड की बात करें तो सरकार ने क्या है कि पीपीएफ खातों से पीपीएफ खाते में जमा धनराशि का आप 50% निकाल सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि आपका पीपीएफ बने हुए लगभग 7 वर्ष हो चुके हों। इस प्रकार से देखा जाए तो सरकार ने 2 सुविधाएं अच्छी दी हैं, एक तो ईपीएफ के जरिए और दूसरा पीपीएफ के जरिए। अगर हम लोग एनपीएस खातों की बात करें तो सरकार ने एनपीएस खातों के जरिए भी पैसा निकालने की मंजूरी दे दी है। 25% की रकम, कुल रकम का 25% निकाल सकते हैं। और साथ ही साथ जिनके पास अपनी एफडी हो या चाहे जिस भी बैंक में हो, उस एफडी के टोटल अमाउंट पर आप कर्ज भी ले सकते हैं। उसका फ़ायदा ये है कि जब आप एफडी पे कर्ज लेते हैं तो जो आपकी कर्ज की धनराशि होती है एफडी पर मिलने वाले इंटरेस्ट रेट से 1 या 2 ही % ज़्यादा होती है। ऐसे समय पे क्या एफडी को तोड़वाना सही होगा? कई स्टूडेंट्स ने मुझसे ये बात पूछी, सर हमारे घर में एफडी है, पुरानी एफडी है, क्या उसको तोड़वा लें? मैं यही राय देना चाहूँगा कि आप एफडी को अभी ना तोड़वाएं, बल्कि कोशिश करिए कि आप एफडी पर कर्ज ले लीजिए या जिनकी कुछ रकम इन्वेस्टमेंट के फ्रेम में म्यूचुअल फंड में हो तो म्यूचुअल फंड पर भी क्या ले सकते हैं, कर्ज ले सकते हैं। सरकार ने ये सारी सुविधाएं दी हैं। और अगर आपके पास सोना है और आप सोने की गिरवी रखना चाहते हैं तो आप सोने को किसी ऐसे असंगठित क्षेत्र में गिरवी रखने के बजाय आप सरकार के सॉवरेन बॉन्ड या स्वर्ण बॉन्ड में निवेश करके अपना कैश बना सकते हैं। ये सारी बातें तो उन लोगों के लिए है जिनके पास ये सारी सुविधाएँ हैं। यानी जिनके पास शेयर मार्केट में निवेश करने का पैसा है, वो सिक्योरिटी में लगाते हैं या प्रतिभूतियाँ खरीदते हैं तो वहाँ से लोन ले सकते हैं। लेकिन आम नागरिक क्या कर सकता है? तो सरकार ने जैसे अभी हमने कहा कि जो लोग प्रवासी मजदूर ग्रामीण क्षेत्रों में लौट रहे हैं या गाँव की तरफ लौट रहे हैं तो वो जा करके मनरेगा अपने जॉब कार्ड बनवा सकते हैं। लेकिन मनरेगा में जॉब कार्ड कितने बनाए जाएंगे, ये जॉब कार्ड की कहानी क्या है, इसको हम लोग आगे एक वीडियो में डिस्कस करेंगे
कि मनरेगा वर्सेस जॉब कार्ड, यानी जो प्रवासी मजदूर हैं वो इतनी तादाद में आगे लौट रहे हैं। यानी हमने पिछले वीडियो में बताया था कि लगभग 14 करोड़ की आबादी है जो गांव से शहरों में रहती है। अगर ये रिवर्स माइग्रेशन के जरिए आ जाते हैं तो ये देखना होगा कि वो अपने गांव में मनरेगा के तहत कितना रोजगार प्राप्त कर पाते हैं। चलिए, यहाँ पर बात हम लोग सरकार की योजनाओं की कर रहे हैं, तो सरकार ने ये भी कहा है कि आप टॉप अप होम लोन भी ले सकते हैं। टॉप अप होम लोन का मतलब क्या हुआ कि जिन लोगों ने होम लोन लिया है वे किन्हीं भी अंतिम उपयोग सीमाओं के बगैर टॉप अप होम लोन ले सकते हैं। पैसा बाजार की एक रिपोर्ट मेरे पास है जिसमें पैसा बाजार के संस्थापक नवीन कुकरेजा ने बताया है कि कर्ज की रकम प्राथमिक तौर पर आपके कर्ज की बची हुई मियाद पर निर्भर करेगी, जबकि ब्याज दरें कर्ज के दूसरे ज्यादातर विकल्पों के मुकाबले काफ़ी कम होंगी। अगर हम कोविड-19 के लिए कुछ बात करना चाहें, सरकार ने कोविड-19 के लिए कुछ खास पर्सनल लोन की भी बात की है। अगर हम कोविड-19 की बात करना चाहेंगे तो सरकार ने कुछ कोविड-19 के लिए खास पर्सनल लोन की बात किया है और उस पर्सनल लोन पर सरकार ने ईएमआई को अभी कम से कम 6 महीने ना देने का भी वादा किया है। यानी अगर आप इस कोविड-19 में कोई लोन लेते हैं तो लोन पर आपको मॉरेटोरियम की सुविधा पहले से उपलब्ध रहेगी और आप 6 महीने तक कोई भुगतान नहीं करेंगे। आप ऐसा समझ लीजिए कि मॉरेटोरियम का जो मतलब होता है आर्थिक भाषा में भुगतान पर रोक करना होता है। यानी मान लीजिए आपने 5 लाख का लोन लिया था और आप प्रति माह 10,000 का भुगतान कर रहे थे, तो सरकार ने पहले 3 महीने मॉरेटोरियम लगाया और आरबीआई से कहा इसको सख्ती से पालन कराया जाए। तो आरबीआई ने अपने सभी बैंकों से ये कहा कि आप ग्राहकों से पैसा नहीं मांगेंगे, लेकिन मॉरेटोरियम का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि आप पैसा जमा ही ना करें। जो लोग पैसा जमा कर सकते हैं वो ज़रूर जमा करें, और जो लोग इस स्थिति में हैं कि पैसा नहीं जमा कर सकते तो मॉरेटोरियम का फ़ायदा ले सकते हैं, लेकिन इस मॉरेटोरियम को समझना भी ज़रूरी है। तो यहाँ मॉरेटोरियम मतलब ये हुआ कि आपने अगर अपनी ईएमआई नहीं जमा किया है और उस पर इंटरेस्ट भी नहीं जमा किया है, तो ये इंटरेस्ट और ईएमआई आपके प्रिंसिपल मनी में जा कर के ऐड होगी और ये ऐड होकर के फिर से एक नई ईएमआई के रूप में आपके सामने आएगी। यानी अगर आपने मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक का टाइम दिया है सरकार ने कि आप अगस्त तक अपनी ईएमआई से बच सकते हैं, फिर सितंबर में आप जैसे ही ईएमआई को जमा करेंगे तो वो मॉरेटोरियम अमाउंट को लेकर के एक नए अमाउंट के साथ आपको अपना ईएमआई जमा करना होगा। वैसे मेरी अपनी राय ये है कि आप कोशिश करें कि पर्सनल लोन लेने से बचें। यानी अगर आपके पास कोई ऐसी सुविधा नहीं है जिससे आप एक फ़िक्स अमाउंट का ईएमआई भर सकते हैं या आपके पास फ़िक्स अमाउंट की एक अर्निंग है, तो आप पर्सनल लोन ना लें अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को इस आर्थिक संकट में किस प्रकार से अपनी बचत को बचाएं समझ में आया होगा, और साथ ही साथ इस संकट में हम कैसे अपने पैसे को जुटाएं ये भी समझ में आ गया होगा। अंत में एक बात और कहना चाहूँगा कि जिन लोगों के पास ये सारी सुविधाएं नहीं भी हैं तो ऐसे समय में वो कोशिश करें कि कोई ना कोई प्रोडक्शन का काम करें, यानी किसी न किसी तरीके से उत्पादन कार्य में लग जाएं। जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि मान लीजिए दिल्ली या इलाहाबाद में जो लोग रह रहे थे वो वकालत कर रहे थे, लेकिन अभी उनका वकालत सही टाइम नहीं चल रहा है या उनको सही तरीके से वो काम नहीं मिल पा रहा है, तो अपने गांव क्षेत्र में ही रह करके कुछ ऐसा काम कर सकते हैं, कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं जिससे वो प्रोडक्शन को बढ़ा सकें। वर्तमान समय में प्रोडक्शन का काम करना बहुत ज़रूरी है, साथ साथ प्रोडक्शन के साथ उनकी मांग होना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपने देखा होगा कि शहरी क्षेत्रों में या बहुत सारे क्षेत्रों में जिन लोगों ने कभी मास्क नहीं बनाया था वो आज मास्क बनाकर बेच रहे हैं, यानी कुछ ना कुछ प्रोडक्शन कर ही रहे हैं। ऐसे में ये सोचना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अर्थव्यवस्था को गतिमान बनाए रखने के लिए आपकी परचेजिंग पावर कैसे बढ़े। यानी इस वीडियो से आपने ये समझ लिया होगा कि हमें एनी हाउ एंड एट एनी रेट हमको अपनी परचेजिंग पावर को बढ़ाना ही है। और वो कैसे हो सकता है? जब आप प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे और आपके द्वारा किए गए प्रोडक्शन की मांग बढ़ सकेगी। चलिए, इसके अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में तरलता किस प्रकार से समस्या पैदा कर सकती है। इसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे विद इन्फ्लेशन। उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आती है या कोई वर्ड ऐसा इकोनॉमी का नहीं समझ में आता है तो आप नीचे जा कर के कमेंट बॉक्स में लिख करके अपनी परेशानी हमसे बता सकते हैं। हाँ, कुछ स्टूडेंट ये भी पूछ रहे थे कि सर कमेंट बॉक्स कहाँ मिलता है। मैं उनको बता दूं, कमेंट बॉक्स आपको एकदम नीचे, यानी जैसे आप वीडियो खोलेंगे तो एकदम उसके एंड में जाएंगे तो आपको कमेंट बॉक्स मिलेगा। वहाँ पर अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं, अपने इकोनॉमिक वर्ड्स हमसे पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ मैं उन सारे इकोनॉमिक
प्रॉब्लम्स को या आपके जो शब्दों की समस्याएं हैं, जो टर्मिनोलॉजी है, उसको यहाँ पर डिस्कस करूँगा। एक बार मैं और कहना चाहूँगा कि आप अपनी समस्याएं ज़रूर लिख करके भेजिए, कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए। जिसको जहाँ कोई समस्या है वो वहाँ पर मेंशन करके बोल सकता है, या ये भी कह सकता है कि सर हमको इस वाले टॉपिक में थोड़ी समस्या है, हमको बता दीजिए। चलिए, उम्मीद है आपके सारी बातें क्लियरली समझ में आ गई होंगी। आगे हम लोग इस तरीके से करंट इकोनॉमी क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।